वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 4 AM। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कंप्यूटर की सीरीज कर रहे हैं। तो आज हमारा कंप्यूटर का तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट करा दिए गए, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड सिमिलर टू रैम इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू मूव डेटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्मरण स्मरण मतलब मेमोरी शक्ति जो है वो रैम के जैसी है, रैम की तरह होती है, जिसका उपयोग रैम और सीपीयू में डेटा ट्रांसफर या स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैश मेमोरी जो है इज अ राइट आंसर। एक्चुअली क्या होता है कि जो कैश मेमोरी जो है, ठीक, ये बफर का काम करता है। ये बफर की तरह काम करता है किसके किसके बीच में, ये सीपीयू और रैम के बीच में एक बफर का काम करता है। कौन? कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीपीयू और कैश रैम के बीच में कौन सी मेमोरी जो है बफर का काम करता है, तो वो आपका कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है ना, रैम से भी फास्ट होती है, ये बहुत फास्ट होती है। क्लियर। दूसरा, ये जो कैश मेमोरी जो है ना, वो यूजर्स जो होते हैं, जो डेटा बार बार यूज होता है, जो फ्रिक्वेंट डेटा होता है, वो स्टोर किस में होता है, वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। जो बार बार यूज करने वाला डेटा जो है वो कैश मेमोरी में मिलता है, और ये सीपीयू और रैम के बीच में एक बफर का काम करता है। क्लियर। सो यही यहाँ पर पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैश मेमोरी इज राइट आंसर। सीपीयू की अगर बात करें, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका एमयू प्लस सीयू और एएलयू से मिलकर बना होता है। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट और एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू को क्या कहते हैं? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर। रैम की हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो सीपीयू की गति बढ़ाना है, और ये आपकी क्या है, बहुत तेज होती है। कौन सी? कैश मेमोरी। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, उसी टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब और परमानेंट। टेम्परेरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि ये जो है ना, पावर ऑफ होने पर ये डेटा जो है उड़ जाता है। परमानेंट मेमोरी में क्या होता है, इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि सप्लाई बंद होने पर भी ये डेटा बना रहता है। और इसका जो एग्जांपल है, यानी कि परमानेंट मेमोरी में रोम आ जाता है आपका, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट। जबकि हमने बताया था कि जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो ऑल्सो 2 टाइप्स की होती हैं। आपका एक कैश मेमोरी, ठीक, कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, अस्थायी स्टोरेज है, ठीक, मेमोरी है। वहीं आपका रैम दूसरी आपकी थी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी आपका वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में आपका पता है जैसे कि हार्ड डिस्क आ गया, एफटीटी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, ये सभी क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड स्पेशल पेन दैट वर्क्स विद इन इट, है ना। हमारा जो टैब जो होता है, यानी कि ग्राफिक टैबलेट ही तो होता है जिसमें हम लोग पेन से लिख भी सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है ना। ग्राफिक टैब ही तो होता है जिसमें हम लोग पेन से लिख लेते हैं, या जिस तरह अभी हम जो यूज कर रहे हैं एक टैबलेट, पेन भी है हमारे पास, तो ग्राफिक टैबलेट इज अ राइट आंसर।
अगले प्रश्न की हम बात करें, डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू अ कंप्यूटर्स यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक छोटी वहनीय फ्लैश मेमोरी है जिसे यूएसबी पोर्ट में लगाया जा सकता है और वह वहनीय हार्ड ड्राइव की तरह कार्य करता है। तो आपको ये पता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। ठीक है, यानी कि पेन ड्राइव, है ना, जिसमें हम पोर्ट में लगा देते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह में। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन द अदर काइंड्स ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कह रहा है कि डैश अन्य प्रकार के स्टोरेज के प्रकारों की तुलना में सबसे तेज रीड पठन और राइट लेखन में सक्षम होता है। सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम या हार्ड डिस्क। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम। इन सब में जो है रैम सबसे तेज होता है और सबसे ज़्यादा तेज इसको वर्क भी करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। डैश एक प्रोग्राम लॉजिक का आलेखीय निरूपण है ना। आप जानते हैं कि एक आरेखीय रूपण इस टाइप से हम कुछ बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है आपका फ्लो चार्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो चार्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड बिफोर अ फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में किसी भी फार्मूले से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला एंटर करेंगे तो उससे पहले इक्वल का साइन लगाना जरूरी होता है। तो राइट आंसर इज ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। बेसिक जो है कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक की परिभाषा बताइए, यह इसका फुल फॉर्म। तो बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। क्लियर, बेसिक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ। और बेसिक का ये तो फुल फॉर्म तो ये हो गया। क्लियर है। हम्म। इसको बेसिक को जो है बनाया कब गया था, ये 1964 में दो जन ने मिलकर बनाया, दो पर्सन ने मिलकर बनाया। एक का नाम है जॉन कैमनी एंड दूसरे थे आपके थॉमस कर्ट्ज। सॉरी फॉर दैट। थॉमस कर्ट्ज, ठीक। इन दोनों ने मिलकर 1967 में। और बेसिक ये है क्या, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर में तीन प्रकार की लैंग्वेज, मतलब दो प्रकार की होती थी, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। सो बेसिक जो है हाई लेवल लैंग्वेज का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था क्या, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर या वीएलएसआई। तो इसमें जो है इंटीग्रेटेड आईसी का यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता था। तो वो कंप्यूटर के 5 जनरेशन थे। अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन, है ना, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब किसी भी जनरेशन का रिलेटेड पूछा जा सकता है, और आपका फिफ्थ जनरेशन। ठीक। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। ठीक। थर्ड जनरेशन में आपको पता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। फोर्थ जनरेशन में जो था वो बी एल एस आई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जा सकता। फिफ्थ जनरेशन में यू एल एस आई एंड एस एल एस आई। यू का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश इज द सेंट्रल सर्वर इन कंप्यूटर नेटवर्क which lets the concerned users utilize the storage capacity of server. डैश कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है। ठीक, जो कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं उसमें जो है इनमें से कौन सी चीज है जो एक केंद्रीय सर्वर होता है जो क्या करता है कि उपयोगकर्ता को सर्वर की भंडारण मतलब स्टोरेज क्षमता को उपागम करने देता है, एक्सेस करने देता है। तो वो आपका होता है दोस्तों फाइल सर्वर। ठीक, फाइल सर्वर क्या होता है कि जो फाइल्स और डेटा को जो है स्टोर करने देता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका डेडिकेटेड फाइल सर्वर और दूसरा होता है आपका नॉन डेडिकेटेड डेडिकेटेड सर्वर, मतलब समर्पण और गैर समर्पण। समर्पण क्या होता है कि ये फाइल्स को स्टोर होने देता है जबकि अन्य हमारे उद्देश्य को पूरा करता है कौन? नॉन डेडिकेटेड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फाइल सर्वर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने में प्रयोग नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर वो पूछा है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, देखो माउस जानते हैं आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से भी हम कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस ना होकर ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, बाकी ये तीनों क्या है? ये इनपुट डिवाइस। क्लियर? सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो मॉनिटर इज अ राइट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है कि एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट को बीच में संरेखण करने की क्या संक्षिप्त कुंजी है। मतलब ये कह रहा है कि आपको जो टेक्स्ट अलाइन जो है वो आपको है ना, जैसे टेस्ट हम लोगों ने देखा होगा अगर आपने वो लैपटॉप में इस तरह से लाइनें होती हैं, ये इस तरह से मतलब आप टेक्स्ट को पेज, जैसे कि ये कोई पेज है, आप टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, जैसे ये कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, आप टेक्स्ट को सेंटर करेंगे या यहाँ करेंगे, इस प्रकार के जो होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाते हैं। तो कह रहा है कि लाइन या टेक्स्ट को बीच में सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इनपुट चाहे स्पीकर तो आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट, स्कैनर इनपुट, मॉनिटर भी आउटपुट। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्कैनर इज अ राइट आंसर, क्योंकि स्कैनर जो है आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे हम इधर उधर ले जा नहीं सकते। आईपॉड्स को आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं, लैपटॉप्स को भी पोर्टेबल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो एक ही जगह होता है ना, सीपीयू और कहीं सिस्टम मिलकर, वो इसको ये पोर्टेबल नहीं है। थंब ड्राइव भी पोर्टेबल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी से है। अभी ट्रांजिस्टर जो है सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में यूज किया जाता था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस उपकरण नहीं है। देखो प्रोजेक्टर होता है, सॉफ्ट कॉपी उपकरण वो होते हैं जो आपको व्यूइंग कराते हैं, कोई चीज आपको डेटा को आपको शो कराते हैं। तो प्रोजेक्टर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, स्पीकर भी होता है,
ये जो है ना फ्लोटर इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स WORM इज एन एक्रोनिम ऑफ। कंप्यूटर के संदर्भ में WORM का किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो राइट वंस रीड मैनी। हाँ, इसमें आप एक बार डेटा एंट्री कर दो तो फिर दोबारा नहीं कर सकते, बट इसको मल्टीपल टाइम आप इसको रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो राइट वन और रीड मैनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। कह रहा है कि हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल APT। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया? ये है डगलस टी रॉस। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डगलस टी रॉस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि एक पीबी का मतलब पेटाबाइट कितने मतलब कितने 10 से 24 टीबी के बराबर होता है। ठीक, देखो स्टोरेज डिवाइस की यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट जो है आप जानते हैं कि बिट होता है, फिर आता है आपका बाइट, फिर आपका आता है केबी, इसके बाद है एमबी। केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, फिर आता है आपका टीबी का मतलब टेराबाइट, और फिर आता है आपका पीबी, पीबी मतलब पेटाबाइट, फिर आता है ईबी एक्साबाइट, है ना। तो इसके बाद और भी होती हैं जैसे कि आपका जेडबी जेटाबाइट और आपका बाईबी एटाबाइट। ठीक है, वहां पर पिछली क्लास में हम थोड़ा एक्स ईबी तक बताए थे और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गए थे। टीबी के बाद पीबी आता है। ठीक है, और 1024 या 1000 पीबी इक्वल टू जो होता है वो एक ईबी होता है एक्साबाइट। ठीक है, और आपको पता होगा कि 8 बिट जो है वो एक बाइट के बराबर होते हैं। ठीक, हाँ, और हाफ बाइट को हम 1 निबल कहते हैं। ठीक, एक निबल के बराबर होता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला कह रहा है कि व्हाट डज HHL स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में HLL का पूर्ण रूप क्या है? HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक, देखो कंप्यूटर की लैंग्वेज की हम बात करें तो मेनली तो टू टाइप्स की होती हैं, एक LLL और दूसरा HLL। LL का मतलब क्या है? और यहाँ पर एक एल गायब कर दो। इसका मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, लेवल लैंग्वेज को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से आपका एक दोस्तों मशीन लैंग्वेज, दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। ठीक, कंप्यूटर जो हमारा दोस्तों है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0 और 1 बाइनरी रूप में समझता है। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब दोस्तों ऑन होता है। क्लियर। असेंबली लैंग्वेज आपका न्यूमेनोमिक होती है, मतलब सिंबॉलिक होती है, जिसमें आपको ऐड करना हो, जैसे कि आपको जोड़ना हो तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा 1 ऐड 2, घटाना होगा तो 1 सब 2, इस तरह से ये आपको सिंबल देने पड़ते हैं। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज जो है वो न्यूमेरिक कोड का यूज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जैसे आपका एग्जांपल करें, आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन आपका दोस्तों पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे जॉन बेकन ने डेवलप किया था। आपका और भी है कोबोल, बेसिक, सी, C++, जावा, है ना, जावा और सी शार्प। ये सब क्या है? ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, और जिसमें से फोर्ट्रॉन जो है पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। ये बात समझ में आ गई। क्लियर। अब चूंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ और मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझेगा? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? असेंबलर का, यहाँ पर आप लिख लेंगे। और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए दो चीजें यूज होती हैं। एक होता है आपका इंटरप्रेटर,
दूसरा होता है आपका कंपाइलर। ठीक, इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है कि एक-एक लाइन को एक-एक टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वो संपूर्ण डेटा को या संपूर्ण टेक्स्ट को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ये अंतर होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। क्लियर? सो एचएलएल का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका मतलब हो गया, ये ईनियक की बात कर रहा है, ईनियक की बात कर रहा है। ठीक, इसका फुल फॉर्म पिछली बार भी ये आ चुका है कि ईनियक का फुल फॉर्म क्या था, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक, कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये पहला जो है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। हिंदी में देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ। तो ये था आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, और इसकी डेवलपमेंट कब हुआ, ये 1946 को इसको दो लोगों ने मिलकर किया था, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। कौन कौन? जॉन मॉचली एंड दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक, इन्होंने जो है इनियक को डेवलप किया था। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ट्रैक बॉल जो आप जानते हैं कि एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक, टच पैड तो आप जानते हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों ही का काम करता है। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 which shortcut key is used to open the डिजाइन टैब। ठीक है, आपको क्या करना है कि डिजाइन टैब को ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Alt प्लस जी। ठीक है, Alt प्लस जी का यूज जो है डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इन इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा के राष्ट्रीय सुरक्षा के वायु यातायात तथा रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो आ जाएगा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर का। देखो कंप्यूटर की हम बात करें, कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो दोस्तों आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, दूसरा दोस्तों होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जानते हैं कि ये बहुत पुराने होते थे, ये बहुत स्लो भी होते हैं, है ना। इनका यूज जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग में ज्यादा इनका यूज होता था। ठीक है, इंजीनियरिंग में यूज होता था। इनके अगर उदाहरण की हम बात करें तो दोस्तों आपने जब आप अपने वाहन में या बाइक में जब हवा भराते हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि जो मीटर जो होता है ना, इस तरह से सुई वाली ना, ऐसे ऐसे चलता है। तो वो क्या है, वाहन, हमने गाड़ियों में अपने देखा होगा, गाड़ियों के जो मीटर होते हैं, है ना, जो पुरानी गाड़ियां होती थी, अब तो उसमें डिजिटल होकर आ रहा है। अगर आप होंडा की गाड़ी लेंगे, हीरो होंडा, तो उसमें आप देखेंगे कि आप वहां पर जो मीटर जो होता है, स्पीडोमीटर जो होता है, वो हमारा एनालॉग ही होता है। ठीक, हमारी जो साधारण घड़ी होती है,
सुई वाली घड़ी, वो आपका एनालॉग होती हैं, ये एनालॉग के उदाहरण है ना? पहले क्या होता था, जो सुई वाली इधर जो हवा, वायु इन सब से ये होता है। डिजिटल कंप्यूटर तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिजिटल वॉच हो गई, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, है ना? और हमारे पीसी, कैलकुलेटर ये सब क्या है? ये जो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होता है। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक? इनका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होता है, ठीक? तो ट्रैफिक कंट्रोल में किसका यूज़ होता है? जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है? अल्ट्रासाउंड जो मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें भी जो है हाइब्रिड कंप्यूटर होती हैं। आपके मेडिकल के क्षेत्र में भी आपका क्या हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कौन-सा होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें देखते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश was web browser developed by the National Center for Supercomputing Application (NCSA) एक वेब ब्राउज़र था जिसे नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया। तो ये आपका मोज़ेक, ठीक है? मोज़ेक जो है वो एनसीएसए ने डेवलप किया है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी फंक्शंस की आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, उसमें जो है F1 से लेकर दोस्तों F12 तक जो है फंक्शन की होती हैं। तो टोटल 12 फंक्शन की होती हैं हमारे कीबोर्ड में। तो जो है 12 इज अ राइट आंसर। कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कीबोर्ड के फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर जो थे वो थे क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ठीक है? क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स जो हैं वो इसके जो हैं फाउंडर हैं या इसको विकसित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कह रहा है कि इनमें से कौन से जो जोड़ा है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता। देखो Alt प्लस ई जो है वो एडिट ऑप्शन इन करेंट प्रोग्राम, ठीक है? ये बिल्कुल सही है। Alt प्लस ई का इस्तेमाल जो है जो करंट प्रोग्राम है उसको एडिट ऑप्शन के लिए किया जाता है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी ये इंसर्ट द करेंट डेट, ठीक? आपको जो वर्तमान दिनांक जोड़नी हो तो ये भी बात सही है। कंट्रोल प्लस के कट सिलेक्ट नहीं, कंट्रोल प्लस कट अगर आपको करना तो वो हम तो जानते हैं क्या कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल किया जाता है कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस के का जो है हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए, ठीक? हाइपरलिंक अगर आपको हाइपरलिंक ऐड करना है तो आप कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये आपका गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ये ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु हैज क्रिएटेड लिस्प LISP द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। तो इसको जो है विकास किया था जॉन मैकार्थी ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जॉन मैकार्थी इज अ राइट आंसर। कब किया था? इसका जो है 1958 से लेकर 1960 बीच में जो है ये डेवलप किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला कह रहा है कि अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस HTTP प्रोटोकॉल इज नोन एज। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले इंटरनेट पर एक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। ये एक वेब सर्वर होता है, ठीक? बट दोस्तों HTTP की हम बात करें, HTTP एक जो है प्रोटोकॉल है या ग्रुप ऑफ लॉज नियमों का एक समूह होता है जो आपको www में जो वेब पेज होते हैं उनको ट्रांसफर करने में HTTP ही हेल्प करता है। HTTP के बगैर कह सकते हैं कि हम कोई वेब पेज खोल ही नहीं सकते या कोई वेबसाइट नहीं खोल सकते। HTTP की बात करें तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है और इम्पोर्टेंट है। क्लियर। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वायर्ड एरिया लोकल एरिया नेटवर्क हो गया ये फुल फॉर्म। सो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे सेट 3 के। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस को आप पढ़ने के बाद अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे, है ना? प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यही होता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि ये तो हमें इतने तो तैयार हो जाएँ, बाकी हम इसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को और आगे बढ़ते चलें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो थे वो एग्जाम में आए हुए थे एसएससी के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।